हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट के जो पार्ट था हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 1, फ्लूइड प्रॉपर्टीज का पार्ट नंबर 1, उस पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था सरफेस टेंशन के बारे में, सरफेस एनर्जी के बारे में। क्लियर। और हम लोग फ्लूइड की जो है प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अगर आप लोग को याद हो तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका पार्ट नंबर 2 है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन फॉर वेरियस केसेस के बारे में। जहां तक एई और जेई एग्जाम्स की बात है स्टूडेंट, तो इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट बन जाता है, चाहे कोई भी जेई और एई का एग्जाम हो आपका। यहां तक कि इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में भी आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। बबल से पूछ लेता है, या फिर आपका जो है ड्रॉपलेट से पूछ लेता है, या जेट से पूछ लेता है। और गेट के एग्जाम में यहां से न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक। तो अलग अलग केसेस के लिए आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन की वैल्यूज क्या होती है। सरफेस टेंशन आपको समझ में आ गया क्यों होता है सरफेस टेंशन, आपका कोहेजन की वजह से, राइट। तो सरफेस टेंशन जो आपका जनरेट होता है ये कोहेजन की वजह से होता है। और कोहेजन क्या होता है, लास्ट के पार्ट में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन की है। ठीक। चलिए, तो पहला केस जो निकल करके आता है वो है वाटर ड्रॉपलेट का। वाटर ड्रॉपलेट, पानी की एक बूंद। ठीक है। तो पहला जो केस निकल करके आता है आपका वो है वाटर ड्रॉपलेट का। वाटर ड्रॉपलेट का। वाटर ड्रॉपलेट के केस में सरफेस टेंशन कितनी होगी। सरफेस टेंशन को मैं सिग्मा से डिनोट करता हूं, और सिग्मा की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि मैंने आपको लास्ट के पार्ट में बताया था। ठीक है ना। तो सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। फोर्स का होता है mlt-2, और मीटर का होता है एल। तो आपका एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो क्या बन जाएगा, ml-2, ml0t-2। ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट के बारे में बात करते हैं कि इसके केस में सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए स्टूडेंट, जो पानी की एक बूंद है, अगर लेटर से आप कभी वॉशरूम में जाते हो तो टंकी से जो पानी टप टप करके गिरता है, जो पानी की जो बूंद होती है, वो क्या अंदर से खोखली होती है। आप बोलोगे नहीं सर, अंदर तो पानी भरा होता है उसके, राइट। तो पानी उसके अंदर भरा होता है, इसका मतलब जैसे मान लो कि जो आपकी जो पानी की बूंद है, तो वो स्फेरिकल शेप की होती है। स्फेरिकल शेप की क्यों होती है, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है ना। तो इसके अंदर पूरा एकदम लिक्विड भरा होता है, पानी इसके अंदर पूरा फिल होता है, खोखला नहीं होता। जैसे एक बबल जो होता है, बबल जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कभी मेले वगैरह में आप जाओगे, तो एक वहां पे ना बच्चों के खेलने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का आता है, कुछ इस टाइप से। इस टाइप से आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इस टाइप से यहाँ पे एक सर्कल बना होता है। इसको आप अगर आप सर्फ के पानी में या साबुन के पानी में डुबा करके इस पे फूंक मारोगे तो बबल्स बन जाते हैं। बबल्स के अंदर क्या पानी भरा होता है, नहीं नहीं, बबल्स के अंदर तो हवा भरी होती है। तो बबल जो है अंदर से खोखला होता है, लेकिन हाँ, पानी का जो ड्रॉपलेट है, पानी की जो बूंद है, उसके अंदर आपका पानी भरा होता है, वो एकदम खाली नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, सरफेस टेंशन का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है आपका एक्सेस प्रेशर, जिसको मैं डेल्टा पी का नाम देता हूं। डेल्टा पी है आपका एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर आपका होता है इनलेट प्रेशर या इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। ये है क्या, और ये सिग्मा में क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, समझिएगा स्टूडेंट। देखिए, तो सिग्मा जो है, जो सरफेस टेंशन जो है, सरफेस पे काम करती है, और वो पानी का जो ड्रॉपलेट है उसको स्फेरिकल में शेप देने का काम करती है। आप बोलोगे सर स्फेरिकल शेप क्यों, रेक्टेंगुलर भी दे सकता है। स्फेरिकल में आपका जो है मिनिमम सरफेस एनर्जी लगता है। सरफेस एनर्जी के बारे में भी कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो मिनिमम सरफेस एनर्जी जो है आपकी स्फेरिकल में लगती है, तो इसलिए आपका स्फेरिकल शेप में ही कि पानी की बूंद होती है, वाटर ड्रॉपलेट भी स्फेरिकल शेप में होता है आपके पास। तो ये सब कुछ आपको स्फेरिकल शेप में आपको दिखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ पे प्ले करता है। ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सेस प्रेशर क्या है। अब देखिए, जो पानी की बूंद है, इसके अंदर कुछ पानी का प्रेशर होगा। होगा पानी का प्रेशर इसके अंदर, बिकॉज अगर पानी का प्रेशर नहीं तो पानी तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स में बिखर जाएगा, तो कुछ ना कुछ पानी का प्रेशर तो होगा। तो अंदर से जो पानी का प्रेशर है वो बाहर की तरफ सरफेस पे लगेगा। पानी का जो प्रेशर है, मार्कर का मैं कलर थोड़ा अलग ले लेता हूं, तो लेटेस्ट से रेड वाला जो है पानी का प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लगेगा। ठीक। और बाहर है एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो बाहर का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो बाहर से अंदर की तरफ लगेगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो अंदर अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, अगर अंदर पानी का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ये जो मॉलिक्यूल है फट जाएगा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या छोटी छोटी बूंद में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ी जो पानी की बूंद है वो छोटी छोटी पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर बाहर से एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो गया, तो वो जो कोलैप्स कर जाएगा, जो आपका वाटर ड्रॉपलेट है कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर। तो स्टेबिलिटी कंडीशन क्या है, कि ना तो ये कोलैप्स करे, और ना ही ये जो है फट के छोटे छोटे पानी की बूंद में, पानी के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होगा? इक्विलिब्रियम तब मेंटेन होगा कि आपकी जो अंदर की जो प्रेशर फोर्स है या जो आपका एक्सेस प्रेशर फोर्स जो लगेगी आपके पास, जिसको मैं डेल्टा पी बोलता हूं, अगर ये डेल्टा पी को कंप्लीटली बैलेंस कर दिया जाए सिग्मा से, तो जितना आपका एक्सेस प्रेशर है अगर वो सिग्मा से बैलेंस हो जाए तो पानी की बूंद रहेगी, ना तो ये कोलैप्स होकर छोटी बन जाएगी और ना ही ये फट के जो है छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पे इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट निकल करके आता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर कैसे निकलेगा इक्विलिब्रियम कंसेप्ट, समझिएगा। तो एक काम करता हूं, इस पानी की बूंद को मैं बीच से काट देता हूं, राइट? एनालिसिस करने के लिए इसको बीच से काट दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, काट देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पानी की बूंद स्फेरिकल होती है, अगर मैं इसको बीच से काटूंगा तो कैसे बन जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। एक बूंद ये, पानी की आधी बूंद ये रही और पानी की आधी बूंद ये रही, मैंने बीच से काट दिया इसको, ठीक है ना, ऐसे बीच से मैंने काट दिया इसको। अब देखो, अब इसको मैं एनालिसिस करता हूं इसकी। तो प्रेशर जो लगता है, प्रेशर हमेशा सरफेस एरिया के ऊपर लगता है। देखो स्टूडेंट्स, अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ है नहीं यहाँ पे ना, स्फेरिकल कुछ होता, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये पानी की बूंद है, ठीक है ना, मैंने पानी की बूंद को बीच से काट दिया। अगर ये मान लो कि पानी की बूंद अगर फटनी होती तो लेट अस से इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फटती, लेकिन ये पानी की बूंद ना तो फटी ना ही कोलैप्स हुई, बिकॉज इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ये जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस पे जो एक्सेस प्रेशर फोर्स जो लग रही है आपके पास, उसको बैलेंस किया जा रहा है सरफेस टेंशन फोर्स के द्वारा। तभी तो बैलेंस में है, तभी तो इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होती या तो कोलैप्स हो जाती या फिर फट जाती। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? अब समझिएगा, प्रेशर हमेशा एरिया के ऊपर लगता है। तो अगर मैं इसका बबल का जो, सॉरी बबल बोल रहा हूं, जो ड्रॉपलेट का अगर मैं डायमीटर डी मान लूं, तो मान लो कि इसका पूरा डायमीटर डी है। इसको मैं थोड़ा बड़ा सा अगले फिगर में आपको बनाता हूं, लेटर से ये है, देखो कुछ इस टाइप से, ठीक। तो इसका अगर मैं डायमीटर डी मान लूं, इसका जो डायमीटर है आपका वो कैपिटल डी है, तो एक्सेस प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर पर में होता है, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे प्रेशर फोर्स मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। तो क्या मिल गया मुझे? मुझे प्रेशर फोर्स मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। अब जो सरफेस टेंशन होती है वो कहां लगती है? सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर। तो पर मीटर मतलब वो लेंथ पे लगेगी। तो कौन सी लेंथ? अरे भाई सरकमफ्रेंस, ये वाली सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पे आपकी लगेगी सरफेस टेंशन फोर्स। और सरकमफ्रेंस कितना होता है? पाई इंटू डी। तो सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। तो अगर इक्विलिब्रियम होगा तो ना तो ये कोलैप्स होगा और ना ही ये फटेगा। ओके, तो क्या यहां से मुझे सिग्मा की वैल्यू पता चल जाएगी? बड़े प्यार से पता चल जाएगी भाई साहब। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, तो सॉरी सिग्मा बोलो, पाई से पाई कैंसिल हो गया और डी से डी कैंसिल हो गया। तो सिग्मा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच इट विल बी, या डेल्टा पी निकालो चलो। तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा एक्सेस प्रेशर? ये आपका आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन डी के बराबर आपका एक्सेस प्रेशर निकल करके आ जाएगा। तो ये है आपका फॉर्मूला वन नंबर वन। अगर ये आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया और इसके ऊपर अगर कोई भी डाउट है आपको, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि हाँ सर ये मेरे को समझ में आ गया। क्लियर? आई होप आपको यहां तक ये क्लियर हुआ हो कि आपका डेल्टा पी जो है आपका 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन डी के बराबर आपका यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर? एक बार थम्स अप शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्लियर? इसको आप रेडियस के टर्म्स में भी कर सकते हो बाय द वे, बिकॉज आपको पता है कि जो डायमीटर होता है ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो आप यहाँ पे इसको पुटअप करके आप रेडियस के टर्म्स में भी कर सकते हो। डेल्टा सिग्मा जो आपका हो जाएगा, मार्कर में दूसरा ले लेता हूं, ये आपका हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर। तो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन आर भी हो जाएगा। एक ही बात है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है, ठीक है। चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस है मेरे पास वाटर बबल का। वाटर का बबल हो या सोप का बबल हो, कोई भी बबल हो आपके पास, ठीक है। अब सेकंड केस जो है मेरे पास वो है बबल का। अब देखो, बबल के अंदर तो भाई साहब हवा भरी होती है, बबल का अंदर तो खोखला होता है। तो अगर मान लो कि बबल है आपके पास, अगर मैं इसको बीच से सेक्शन से काट दूं तो आपके पास वही बनेगा, आधा इधर आधा इधर। तो ये आपका आधा है। अभी आधे में ना दो सरफेस होंगी आपके पास, अंदर है एयर, बाहर है एयर। बाहर की एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अंदर की एयर किसी और प्रेशर पे होगी। अंदर भी हवा बाहर भी हवा, ठीक है। तो आपका जो प्रेशर जो लग रहा होगा वो कौन से इस पे लग रहा होगा आपके पास? प्रेशर जो आपका लग रहा होगा वो अगेन पूरे सरफेस एरिया पे आपका लग रहा होगा। प्रेशर सरफेस एरिया के ऊपर ही आपका लगता है, पूरे सरफेस एरिया पे ऊपर लगेगा आपके पास प्रेशर, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। तो मान लो कि प्रेशर अगेन आपका वही है, डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू इनलेट प्रेशर माइनस आउटलेट प्रेशर। लेकिन यहां पे जो सरफेस है आपके पास, दो सरफेस है। एक तो देखो ये वाली सरफेस है बाहर वाली,
एक तो बाहर वाली सरफेस है आपके पास, और एक आपके पास अंदर वाली सरफेस भी है, अंदर वाली सरफेस भी आपके पास। और अगेन ध्यान रखना, ये थिकनेस जो होती है बहुत ही कम होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं लेटर से आउटलेट का डायमीटर अगर मैं डी ओ मान लूं, और अगर मैं इनलेट का डायमीटर यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं डी आई मान लूं, तो आपका एक्सेस प्रेशर का फोर्स कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंटू पाई बाई फोर इंटू डी आउटलेट का स्क्वायर माइनस डी इनलेट या इनलेट डायमीटर का स्क्वायर, इनसाइड डायमीटर या आउटसाइड डायमीटर का स्क्वायर। इट शुड बी इक्वल टू कहां पे आ जाएगा, सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। लेकिन ये कौन से सिग्मा है, ये दो सिग्मा है आपके पास। क्लियर, एक तो है आपके पास बाहर वाला सरफेस, एक है आपके पास अंदर वाला सरफेस। तो एक मैं यहां पे कर देता हूं आपका, एक तो इनसाइड वाला सरफेस है प्लस सिग्मा, एक है आपके पास आउटसाइड वाला सरफेस। और अभी मैंने आपको बोला आपका जो जो आपका जो है डी आई जो है ना आपका, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है आपका डी ओ के बराबर है। डी आई जो है आपका ऑलमोस्ट, फिर ये आपका डी ओ है, एक सेकेंड रुकिए, ये आपका डी ओ है, कहां है ये, डी सॉरी डी ओ। तो आपका स्टूडेंट जो आपका इनसाइड जो डायमीटर है आपका, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आउटसाइड डायमीटर के बराबर है, बिकॉज जो थिकनेस है आपकी, जो थिकनेस है आपके पास ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है, बहुत ही पतला सा। अब जो आपका सोप का जो बबल होता है आपके पास, अगर आप उसकी थिकनेस देखो ऑलमोस्ट बहुत ही मिनिमम से थिकनेस। क्लियर, तो इसको मैं अगर डी आई जो है ऑलमोस्ट डी ओ के बराबर है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि पाई इंटू सिग्मा इंटू डी ओ इंटू टू लिख सकता हूं मैं इसको, एक ही बात। ये आपका हो जाएगा कितना, डेल्टा पी इंटू पाई बाई फोर इंटू डी नॉट का स्क्वायर। अगेन डी नॉट से डी नॉट, आउटसाइड डायमीटर से आउटसाइड डायमीटर कैंसिल हो जाएगा, टू ये आपका हो जाएगा एट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका पाई से आपका पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका डेल्टा पी कितना आ जाएगा, डेल्टा पी आपका आ जाएगा एट टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन डी के बराबर। अगर मैं डी नॉट को डी बोलूं तो एट टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन डी के बराबर आपका आ जाएगा। और इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं रेडियस की फॉर्म में भी। तो ये आपका आ जाएगा एट टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन टू टाइम्स ऑफ रेडियस, तो कितना हो जाएगा एट फोर टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन आर। अगर आपको ये सेकंड वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया, तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है एक बार थम्स अप शो करके दिखा दीजिएगा। तो यहां पे भी आपको एक्सेस प्रेशर पता चल गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक और थर्ड जो केस आता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वो है मेरे पास जेट। जेट कैसा होता है देखिएगा, देखिए स्टूडेंट्स, अब जेट क्या होता है, नोजल। नोजल में से जब पानी निकलता है वो जेट की फॉर्म में निकलता है, बहुत ही तेज स्पीड से निकलता है। इसका फंडा क्या है वो मैं आपको बर्नौली इक्वेशन में बताऊंगा, A1 V1 A2 V2, वहां पे आपको समझ में आएगा। तो आपने देखा होगा जब आप गार्डन में कभी पानी वगैरह देते हो, तो आप आगे का जो पाइप है उसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया पे एकदम अंगूठा लगा के बंद कर दोगे, तो पाइप की जो धार है बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, तो वो जो धार जो निकलती है वो एकदम प्रॉपर, अगर आप एकदम एकदम जस्ट आउटलेट की तरफ देखोगे ना, एकदम जेट की फॉर्म में निकलती है। तो स्टूडेंट्स मान लो कि आपका ये कोई पाइप था आपका, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर डिक्रीज हो जाए ऐसे करके, तो यहां से जो आपका पानी निकलेगा, राइट, अगर मैं इसकी बात करूं तो जेट की फॉर्म में निकलेगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ जेट। स्टूडेंट्स आई होप ये क्लियर है। एक काम कीजिए, अगर जेट को भी स्टेबल होना है, बिकॉज अगर जेट अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो जैसे ही पानी से, जैसे ही पाइप से बाहर निकलेगा वैसे ऐसे बिखरने लग जाएगा। तो यहां पे भी वही कंसेप्ट काम करेगा, एक्सेस प्रेशर को जो है इक्विलिब्रियम में लेकर के आएगा सरफेस टेंशन। तो लेट अस से मान लो कि जेट का एक छोटा सा लेंथ मैं ले लेता हूं, एक जेट की मैंने लेंथ एल ले लिया। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका जेट ऐसे था, अगेन ये भी स्फेरिकल फॉर्म में होगा, साइड से देखोगे तो ऐसे नॉर्मल देखोगे तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, लेकिन सामने से देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, इसकी मैंने लेंथ ले ली एल। अब जेट स्टूडेंट्स कैसे कोलैप्स हो सकता है, तो अगेन ये ऐसे कोलैप्स हो सकता है, ऐसे मतलब बाहर की तरफ। तो एक काम करो, उसको ऐसे सेक्शन काटो इसका, ऐसे अगर मैं सेक्शन काटूंगा इसका, तो ये ऐसे बन जाएगा कुछ ऐसे, ये ऐसा बन जाएगा जेट। इसकी मैंने जो लेंथ ली है वो मैंने इसकी लेंथ ले ली एल। ठीक, अब सरफेस टेंशन कहां पे लगती है, सरफेस टेंशन आपकी लगती है सरफेस के ऊपर, आपकी सरफेस टेंशन आपकी लगेगी। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, सरफेस टेंशन कहां लगेगी आपकी, बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो यहां पे आपकी जो सरफेस टेंशन हो जाएगी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एक एल यहां पे और एक एल यहां पे। अब आप बोलोगे सर यहां क्यों नहीं लगेगी, अरे भाई यहां तो बैलेंस हो जाएगा ना ऊपर वाले से, बिकॉज आगे और भी है, तो आसपास की जगह से बैलेंस हो जाएगा। मैं सिर्फ ऊपर की बात करूं, बिकॉज ये ऐसे फटेगा, ये ऐसे नहीं फटेगा, जस्ट तो पानी आ जा रहा है आपका, इसलिए मैं इसको इसको बैलेंस नहीं करूंगा। ये आपका जो फटेगा आपका, ये जब आपका इक्विलिब्रियम जब आपका मेंटेन नहीं होगा, तो ऊपर नीचे ऐसे फटेगा। ऐसे अगर स्प्लिट होगा तो इसका मतलब पानी बंद कर दिया आपने, तो वहां तो बैलेंस नहीं होगा ये। ठीक है, तो आपका हो जाएगा टू इंटू एल। अब ये किससे आपने किया इसको बैलेंस, अगेन एक्सेस प्रेशर और इंटू ये वाला एरिया। क्लियर, अगर मैं इसका डायमीटर अगर मैं डी मान लू,
तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो एक्सेस प्रेशर और एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया का तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ को तो लेंथ वाली है, विड्थ कितनी है इस पर, डी मेरे पास विड्थ आ गई है आपके पास, तो यहां से मेरे को डेल्टा पी मिल जाएगा, डेल्टा पी कितना मिल जाएगा मेरे पास, ये आपका एल से एल चला जाएगा, डेल्टा पी जो मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन डी मिल जाएगा मेरे को। वहीं पे अगर आप रेडियस की टर्म्स में करोगे तो डेल्टा पी जो हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन आर। आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर मैं तीनों को कंबाइन कर दूं, इफ आई कंबाइन ऑल द थ्री, तो मैं यहां पे कंबाइन कर देता हूं, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, तो आपका जो एक्सेस प्रेशर जो आपका आया किसके केस में, बबल के केस में, वो कितना है आपके पास 8 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन डी या फिर 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन आर, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो आपका ड्रॉपलेट के केस में जो आपका आया वो कितना आया, 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन डी या फिर 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन आर, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पे अगर आपका जेट के केस में जो आया वो कितना है आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन डी या फिर सिग्मा अपॉन। एग्जाम में ये पूछता है कि सरफेस टेंशन अगर एक्सेस प्रेशर सेम है, रेडियस सेम है, डायमीटर सेम है, सरफेस टेंशन सब सेम है, तो एक्सेस प्रेशर किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा, ये पूछता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, बबल में जो है सबसे ज्यादा है, फिर आपका जो है ड्रॉपलेट में है, और फिर आपका जो है जेट में है। तो बी डी जे आप याद रखिएगा। कैसे याद रखना है इसको, अल्फाबेटिकल वाइज, ए बी सी डी ई एफ, पहले कौन सा आता है, पहले बी आता है, फिर डी आता है, और फिर जे आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो बी पहले आएगा, बाद में डी आएगा, फिर जे आएगा, तो जो सबसे पहले आएगा वो सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर उससे कम। ये इसकी ट्रिक है, इसको याद रखने की, बी डी जे ट्रिक, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका रहता है। आई होप ये आप लोग को समझ में आएगा। तो 3 केस है एग्जाम के लिए, गेट में यहां से न्यूमेरिकल पूछ लेता है, ए जे और ईएस में यहां से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, एक आपके पास कोनिकल वाला भी होता है, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, बट ये आप 3 केस आप याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, आई होप यहां तक आप लोग क्लियर हुआ। अगर आपको ये चीज क्लियर हुई है या कोई डाउट भी हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात करते हैं एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस और एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। इसके बारे में क्यों डिस्कस करना है, अब हम लोग धीरे धीरे कैपिलैरिटी की तरफ आ रहे हैं, सरफेस टेंशन खत्म हो गया, अब कैपिलैरिटी की तरफ आ रहे हैं, कैपिलरी एक्शन की तरफ आ रहे हैं। तो उसको समझने के लिए पहले मेरे को एडहेसिव कोहेसिव और एंगल ऑफ कांटेक्ट समझना पड़ेगा। कोहेसिव फोर्सेस लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, को का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कोहेसिव फोर्स होती है। एडहेसिव ऐड करना, दो अलग अलग नंबर्स को आप ऐड करते हो, तो दो अलग अलग सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो आपके पास एडहेसिव फोर्स होती है। अब यहां पे कंसेप्ट निकल करके आता है मेरे पास वेटिंग एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड का। उसको समझने से पहले एक बार एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई फ्लूइड किसी सरफेस के ऊपर पड़ा रहता है, मान लो कि सरफेस के ऊपर ऐसे कोई लिक्विड का एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, तो यहां पे आप एक टेंजेंट मारो, एक टेंजेंट मारा इस सरफेस के, आप टेंजेंट मारा, वो जो टेंजेंट की जो लाइन है, राइट, वो जो टेंजेंट की जो लाइन है वो यहां से कितना एंगल बनाती है, या तो यहां से ले लो या फिर यहां से ले लो, उसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, या फिर कांटेक्ट एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट या फिर कांटेक्ट एंगल उसको बोला जाता है। अब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि ये एक, मान लो कि मॉलिक्यूल है आपके पास, आपने ये एक टेंजेंट मारा, तो ये जो आपका एंगल बनेगा या तो ये वाला या फिर ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर, अब देखिए आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो आपका एक्यूट भी हो सकता है और वो आपका ऑब्ट्यूज भी आपका हो सकता है। इट कैन बी एक्यूट, इट कैन बी ऑब्ट्यूज। वो कैसे एक्यूट होगा कैसे ऑब्ट्यूज होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट में स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो है मेरे पास, एक तो मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी एंड प्लस ग्लास का, और एक है मेरे पास वाटर और ग्लास का कांटेक्ट एंगल। अब ये कितना होता है क्यों होता है इसको समझने के लिए मेरे को वेटिंग और नॉन वेटिंग फ्लूइड्स को समझने का जरूरत है। देखो वेटिंग का मतलब है जो गीला कर दे, और नॉन वेटिंग का मतलब है जो गीला ना करे। हाँ बोलोगे सर ये हिंदी में तो ठीक है, इसका मतलब क्या है ये बताओ। देखिए स्टूडेंट्स, वेटिंग का मतलब वो है जो कि उस सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर वो फ्लूइड, जिसके ऊपर वो फ्लूइड पड़ा हुआ है, उस सरफेस के मैक्सिमम एरिया को जो फ्लूइड कवर करता है उसको बोलते हैं वेटिंग फ्लूइड। नॉन वेटिंग फ्लूइड वो होता है जो मिनिमम से मिनिमम एरिया को कवर करता है। अगर दो भाइयों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, तो वो जो दो भाई हैं या दो दोस्त हैं वो हमेशा साथ साथ रहना चाहेंगे।
लेकिन अगर दो भाइयों या दो दोस्तों के बीच में अगर दुश्मनी है तो वो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। ठीक है? यहीं पे कंसेप्ट निकल करके आता है वेटिंग और नॉन वेटिंग फ्लूइड का। अगर फोर्स ऑफ एडहेजन ज्यादा हो जाए फोर्स ऑफ कोहेजन से, तो आपका वेटिंग फ्लूइड निकल करके आता है। बिकॉज अगर दो सरफेस है आपके पास, मान लो कि ग्लास है और ग्लास के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, तो पानी जो है ग्लास की मैक्सिमम एरिया को कब कवर करेगा? जब ग्लास के मॉलिक्यूल्स और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू पानी के जो खुद के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, तो वो आपका वेटिंग फ्लूइड बन जाएगा। नॉन वेटिंग फ्लूइड क्या होगा? अगर आपकी फोर्स ऑफ कोहेजन जो है ज्यादा हो जाती है फोर्स ऑफ एडहेजन से, तो ये आपका बन जाएगा नॉन वेटिंग फ्लूइड। और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ट्राई कीजिए कि साथ के साथ आप अपने नोट्स बनाते रहिए। भाई साहब नोट्स नहीं बनाओगे तो पढ़ोगे, लाइक वाइक करोगे और रफा दफा हो जाओगे, चले जाओगे, एग्जाम दोगे, क्लियर होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर आप नोट्स बनाते हो स्टूडेंट्स, तो काफी टाइम तक आपको याद रहेगा। मैंने जो कॉलेज में नोट्स बनाए थे अभी तक मेरे पास है, मेरे को अभी भी हेल्प करते हैं। तो आप हमेशा अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ये गेट का एग्जाम है, एई का एग्जाम है, ईएस का एग्जाम है। यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं चलता है कि भैया एग्जाम से एक दिन पहले फोटोकॉपी शॉप में गए और अपना फटाफट जो है फोटोकॉपी लिया किसी टॉपर का, और कभी कभी तो टॉपर से भी ज्यादा नंबर लेकर के आ गए और फिर सीना चौड़ा करके कॉलेज में घूम रहे हो। ये वो नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। यहाँ तक जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपकी रैंक आना मुश्किल तो क्या नामुमकिन है। और वो कब होगा? जब आप खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, दूसरे किसी टॉपर के हैंड रिटन नोट्स की तरफ आप ज्यादा नहीं भागोगे। आप कभी भी देखना, जिसको पढ़ाई करनी होती है वो खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाता है। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने बिना हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए एग्जाम में टॉप की अच्छा रैंक लेकर के आ गया। शायद ही कोई होगा। आप किसी से ही पूछ लेना, चाहे ए का एग्जाम का टॉपर हो या, और टॉपर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ऑल इंडिया रैंक 1। टॉपर मतलब अगर उस सिलेक्शन उस एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो गया, ऑल इंडिया रैंक उसके 100 से कम है, तो टॉपर ही माना जाएगा। क्लियर? कोई भी बच्चा अगर एग्जाम क्लियर करता है उससे पूछना, भाई तेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं क्या? बोलेगा हाँ भाई, क्यों नहीं है, हैंड रिटन नोट्स तो होने चाहिए। तो किसी हर किसी के पास होते हैं। क्लियर? कोई भी अगर ईएस में टॉप करता है या गेट में टॉप करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कार्तिकेय ने टॉप किया था, तो आपने देखा होगा टेलीग्राम पे उसके नोट्स घूम रहे थे। किसी को कार्तिकेय के नोट्स चाहिए तो 100 रुपए गूगल पे कीजिए और ले जाइए। राइट? ये सब आपने सुना होगा। अरे भाई अगर कार्तिकेय भी अगर अपने पहले से बैच वालों के नोट्स को कॉपी पेस्ट करके फोटो कॉपी करके तैयारी करता, वो आज ऑल इंडिया रैंक 1 पे होता क्या? और सिर्फ मैं एक बच्चे का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी सबका भी यही हाल है। तो आप हमेशा अपने हैंड रिटन नोट्स आप बनाइए स्टूडेंट, तभी आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है, आओगे खेल देखोगे तमाशे देखोगे और चले जाओगे। है ना? तो अगर आपके पास नॉन वेटिंग फ्लूइड तब होगा अगर फोर्स ऑफ कोहेजन जो है ज्यादा हो जाए फोर्स ऑफ एडहेजन से। तो जनरली जो वाटर और जो ग्लास का जो कॉम्बिनेशन है, वाटर और ग्लास का, ये जनरली स्टूडेंट्स आपका जो है वेटिंग फ्लूइड में आता है। यहाँ पे आपका जो फोर्स ऑफ एडहेजन होता है ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो ज्यादा होता है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो ज्यादा एरिया कवर करने का सोचते हैं, तो वो ज्यादा एरिया कुछ ऐसे कवर करेंगे, तो ज्यादा एरिया कवर करेंगे। ठीक है? अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे अगर आप ये देखोगे ना, अब देखो मैं ये वाला एंगल भी ले सकता हूँ और ये वाला एंगल भी ले सकता हूँ। जनरली जो एंगल लिया जाता है वो फ्लूइड और सरफेस की साइड से लिया जाता है। देखो यहाँ तो कोई फ्लूइड नहीं है, तो हवा, यहाँ तो फ्लूइड तो यहाँ पे, तो फ्लूइड की साइड से लिया जाता है। तो जहां पे मैक्सिमम फ्लूइड कवर हो जाए, तो मैक्सिमम फ्लूइड यहाँ पे कवर हो, तो आप देखोगे तो जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है आपका एक्यूट निकल करके आ रहा है, एक्यूट। तो आपका जो ग्लास और वाटर के बीच का जो एंगल निकल करके आता है, एक्यूट निकल करके आता है। अगर प्योर वाटर और प्योर ग्लास है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पानी में भी इंप्योरिटीज होती है, ग्लास में भी इंप्योरिटीज होती है, लेकिन अगर प्योर वाटर और प्योर ग्लास है तो ये आपका थीटा सी जीरो भी निकल सकता है। इफ प्योर वाटर एंड प्योर ग्लास, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन अगर हो ऐसा प्योर ग्लास, तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है आपका ये जीरो भी निकल सकता है। ठीक है? वहीं पे अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूं स्टूडेंट्स, अगर मैं मर्क्यूरी और ग्लास की बात करूं, तो मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में स्टूडेंट जो आपका कोहेजन होता है मर्क्यूरी की मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में एडहेजन की। तो होगा क्या कि मर्क्यूरी जो है ना कम से कम सरफेस एरिया को कवर करने की कोशिश करेगा, एकदम कम सरफेस एरिया। तो अगर कम सरफेस एरिया को कवर करने की कोशिश करेगा, तो अगेन मैं टेंजेंट अगर ड्रॉ करूं, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां से भी ले सकता हूं, यहां से भी। यहां तो हवा है भैया, तो फ्लूइड मैक्सिमम कहां पे? यहाँ पे। तो ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा।
तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है आपका यहाँ पे ऑब्ट्यूज निकल करके आएगा। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा, ऑब्ट्यूज निकल करके आएगा। एक्यूट क्या होता है? 90 से कम। ये रेलवे इंजीनियरिंग में अलग होता है, ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग, एक्यूट क्रॉसिंग। वहां पे मत सोचना कि एक्यूट का मतलब होता है 90 से कम और ऑब्ट्यूज का 90 से ज्यादा, वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है, वहां पे एक्यूट ऑब्ट्यूज अलग होता है। यहाँ पे आपका जो ऑब्ट्यूज है आपका, वो 90 से ज्यादा एंगल है आपका। ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90। आप बोलोगे सर कितना मोर देन 90? जनरली जो मर्क्यूरी और ग्लास के बीच का जो एंगल होता है जनरली 120 135 डिग्री के आसपास होता है। जनरली 135 डिग्री के आसपास होता है। तो ये एक बार जो है ए जे में भी पूछा जा चुका है कई बार, एक बार तो नहीं कई बार, कि आपका मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में कितना एंगल होता है। तो जनरली आपका 135 डिग्री के आसपास आपका एंगल होता है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? तो ये कंसेप्ट है आपका वेटिंग और नॉन वेटिंग फ्लूइड के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अब जरा बात करते हैं कैपिलैरिटी के बारे में। कैपिलैरिटी क्या है स्टूडेंट? देखिएगा, बचपन में आपने कभी सुना होगा, या बचपन में यार देखो मेरे साथ तो हुआ था, आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ, लैंटर्न, लैंटर्न या फिर लैंप्स वगैरह। तो गांव में जब कभी लाइट चली जाती थी तो जो दादी होती थी, हमारे घर में दादी थी, तो दादी ये काम करती थी, तो वो क्या कहते, लैंप जलाती थी। लैंटर्न को जला करके, और एक कुंडी टाइप का बनाया होता, कुंडी पे लटका दे लैंप पे, और उस लैंटर्न से ही पूरे घर में रोशनी रहती थी गांव में। ठीक है? अब तो हर जगह एलईडी बल्ब्स वगैरह और ये सोलर लाइट्स के बल्ब्स आ गए, फलाना ढिमकाना, तो आजकल तो लैंटर्न का खत्म हो गया काम। लेकिन हाँ, आज से मान के चलिए कि 1990, बिकॉज मैं तो 1991 में बॉर्न हुआ, तो 1995 6 7 के आसपास अगर आप देखोगे तो लैंटर्न और लैंप्स बहुत चलते थे, बिकॉज पावर की बहुत शॉर्टेज थी। बिजली का मतलब है कि बस शहरों तक ही सीमित थी। गांव में तो कभी एक महीने में 2 3 बार बिजली आ गई तो आ गई, और एकदम आएगी तो सबके बल्ब फ्यूज हो गए और सबके फ्रिज खराब हो गया। फ्रिज वैसे होते नहीं थे, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सबके खराब हो गए, या तो बहुत तेज आएगी या बहुत डाउन आती थी। लेकिन शहरों में ठीक ठाक बिजली आती थी। लेकिन शहरों में ठीक का मतलब ये 24 घंटे आएगी, शहरों में भी 8 9 घंटे का सिस्टम था, दिल्ली जैसे शहर में भी। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, आजकल तो लैंप्स वगैरह खत्म हो गए। तो लैंप्स में या लैंटर्न में क्या होता है कि जब आप विक डालते हो, विक मतलब जब बत्ती जब डालते हो, तो कैरोसिन अपने आप ही ऊपर की तरफ आ जाता है, और फिर जब उसको जलाते हो तो अपने आप जलता है। सेम दिए में भी होता है। जो दिवाली पे जो आप दिए लगाते हो, तो दिवाली में आप देखिएगा, दिए का एक एंड तो जो है, बत्ती का एक एंड तो जो है तेल में रहता है, मस्टर्ड ऑयल में, या फिर जो भी आप ऑयल यूज करोगे, और एक एंड जो है हवा में रहता है। आग जलाओगे तो 1 घंटा आधा घंटा जलता रहता है। ये ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द कैपिलैरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्यों होता है स्टूडेंट्स? ये फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ एडहेजन दोनों की वजह से होता है। तो याद रखिएगा, सरफेस टेंशन जो होती है सिर्फ कोहेजन की वजह से होती है, और जो कैपिलैरिटी होती है सरफेस टेंशन और कोहेजन दोनों की वजह से होती है, या कोहेजन और एडहेजन दोनों की वजह से होती है। ठीक, ठीक है, अब समझते हैं जरा इसको। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखा मैंने यहाँ पे, सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स कॉज्ड बाय द कोहेजन ऑफ पार्टिकल। सिर्फ कोहेजन की वजह से सरफेस टेंशन होती है, लेकिन जो आपकी कैपिलैरिटी होती है आपके पास, वो कोहेजन और एडहेजन दोनों की वजह से होती है, जो आपकी कैपिलरी एक्शन होता है। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन में क्या होता है? जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये एक आपका दिया है, लेट अस से आपका दिया हो गया। ठीक है, दिया भाई अच्छा नहीं बनाया मैंने, कोई बात नहीं, माफ कर देना। दिया हो गया, दिए में आपकी बत्ती है, यहाँ पे ऑयल रखा हुआ है, तो जब आप यहाँ पे आग जलाते हो ना दिए में, तो धीरे धीरे ऑयल जो है कैपिलरी एक्शन से आगे पास होते रहता है। क्लियर? अब कैपिलरी एक्शन को जरा समझते हैं और देखते हैं कि जरा ये कैसे काम करता है। देखिए स्टूडेंट, मान लो कि मेरे पास एक टम्बलर है। टम्बलर मान लो कि एक कंटेनर है मेरे पास, उस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है। तो पानी के अंदर अगर आप ग्लास की रॉड डालोगे, या ग्लास के एक ट्यूब डालोगे, या टेस्ट ट्यूब डालोगे ग्लास की, तो आप देखोगे कि पानी का लेवल ना थोड़ा सा ऊपर तक चला जाता है। यहां तक आपका पानी आ जाता है। ये पानी क्यों आता है यहां तक? बिकॉज आपको पता है कि पानी और ग्लास जो है वेटिंग फ्लूइड में आते हैं, और वेटिंग फ्लूइड मतलब पानी चाहेगा कि मैं ग्लास का मैक्सिमम एरिया कवर करूं, तो मैक्सिमम एरिया कवर करने के चक्कर में वो ऊपर चला जाता है। क्लियर? ये जो आपकी हाइट होती है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं कैपिलरिटी हाइट। कैपिलरी हाइट या कैपिलरिटी हाइट इसको बोलते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब क्वेश्चन है कि मैं कैसे निकालूं। तो देखिए इसमें सरफेस टेंशन आपको पता है कि सरफेस पे काम करती है, तो सरफेस टेंशन आपकी यहाँ पे काम करेगी, सरफेस पे, ये जो सरफेस है यहाँ पे काम करेगी चारों तरफ। अगर मैं इसको ऊपर से दिखाऊं आपको, तो ऊपर से ऐसे होगा, यहाँ पे पानी है आपका, तो सरफेस टेंशन इस सरफेस पे काम करेगी। तो मान लो कि इसका ट्यूब का जो डायमीटर है वो डी है, मान सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पानी का जो वेट है, पानी का वेट नीचे की तरफ लग रहा है, और सरफेस टेंशन आपका जो ऐसे लग रहा है, आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है सरफेस ऐसे लगेगा। अगर ये मान लो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो इस साइड में जो एंगल लगेगा वो आपका लगेगा सिग्मा कॉस थीटा। और सिग्मा तो आपका न्यूटन पर मीटर में होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं पाई इंटू डी से। तो ये जो फोर्स है आपका सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई इंटू डी, ऊपर की तरफ लग रहा है।
और नीचे की तरफ वेट लग रहा है, और वेट कितना होगा आपका, वेट आपका होता है गामा, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा आपका पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, बिकॉज वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू हाइट होता है। एरिया तो हो गया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, हाइट कितना हो गया, एच हो गया आपका। तो अगर ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में लेकर के आएंगे तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगी तो ऊपर चढ़ जाएगा, वेट ज्यादा होगा तो नीचे कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर। तो अगर मैं दोनों को इक्विलिब्रियम में लेकर के आऊं तो कितना हो जाएगा आपका, गामा, गामा को मैं रो इंटू जी भी लिख सकता हूं, तो रो इंटू जी जो है गामा हो गया, इंटू पाई बाई 4 हो गया, इंटू डी स्क्वायर हो गया, इंटू एच हो गया, इज इक्वल टू सिग्मा हो गया कॉस थीटा हो गया, इंटू पाई हो गया, इंटू डी हो गया। कोई दिक्कत वाली बात, डी से डी कैंसिल हो गया यहाँ पे, और क्या कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहां से आपको कैपिलरिटी हाइट मिल जाएगी, वो हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी। तो ये मेरे पास कैपिलरिटी हाइट मेरे पास मिल जाएगी। अब देखो कैपिलरिटी हाइट राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। फॉल कब होगा, अगर नॉन वेटिंग फ्लूइड होगा। नॉन वेटिंग फ्लूइड कौन सा होता है, मर्क्यूरी ग्लास। अगर आप मर्क्यूरी रखोगे तो वो अंदर चला जाएगा, वो कम से कम सरफेस एरिया को कैप्चर करना चाहेगा। तो कैपिलरी फॉल भी हो सकता है, कैपिलरी राइज भी हो सकता है, लेकिन हाँ पानी और ग्लास के केस में कैपिलरी राइज होगा, कैपिलरी राइज होगा। और वहीं पे अगर आपके पास मर्क्यूरी और ग्लास होगा तो वहां पे आपका कैपिलरी फॉल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर। तो आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर होगा। एक काम करता हूं, मैं एक स्लाइड को ऐड कर देता हूं ताकि मैं आपको एक कंसेप्ट और बता पाऊं यहाँ पे एनुलर कैपिलरिटी के बारे में। एक स्लाइड को मैं यहाँ पे जो है ऐड कर देता हूँ, जिस वेट सेकेंड ना, कहाँ गया ये वाला एक स्लाइड को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और आपको एनुलर कैपिलरिटी का मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक, चलिए नाउ स्टूडेंट्स, अब जरा बात करते हैं हम लोग एक नए कंसेप्ट के बारे में। तो आपको समझ में आ गया कैपिलरी राइज या फॉल दोनों का एक ही फॉर्मूला है, बस थीटा अलग अलग हो। अगर थीटा अगर आपका ऑब्ट्यूज होगा तो फॉल हो जाएगा मर्करी केस में, और थीटा अगर आपका एक्यूट होगा तो राइज हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू जो आ गया 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है एनुलर कैपिलरिटी, एनुलर कैपिलरिटी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है एनुलर कैपिलरिटी क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एक ऐसी ट्यूब डालते हो पानी के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर जो कि एनुलर हो, एनुलर मतलब होता है कि जैसे कि हॉलो सेक्शन होता है, बाहर अलग सरफेस एरिया अंदर अलग सरफेस एरिया, बाहर अलग डायमीटर अंदर अलग डायमीटर। तो मान लो कि टम्बलर है आपके पास, इसमें कोई फ्लूइड था, मान लो कि पानी था, एक आपने एनुलर ट्यूब डाल दी। एनुलर कैसी होगी, ऐसे अंदर भी पानी राइज करेगा बाहर भी, जो आपका डबल इनफिल्ट्रोमीटर में हाइड्रोलॉजी में होता है, सेम एनुलर। तो एक बाहर और एक अंदर। मान लो कि बाहर का जो डायमीटर है वो डी नॉट है, अंदर का जो डायमीटर है वो डी आई है या डी इनसाइड है आपका। तो यहां पे जो आपका हाइट निकल करके आएगा, अगेन सब कुछ सेम रहेगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी, यहां पे आपका हो जाएगा डी नॉट माइनस डी आई, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ, और क्लियर हुआ तो एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप शो कर दीजिए। एक और कंसेप्ट निकल करके आता है, वो है आपके पास पैरेलल प्लेट्स का कंसेप्ट। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, कौन सा, पैरेलल प्लेट्स का कंसेप्ट। इसमें क्या होगा आपके पास, फॉर एग्जांपल ये पानी के अंदर अगर आपने पैरेलल प्लेट्स डाली है जिसके बीच में बहुत ही कम थिकनेस है, एक प्लेट ये है आपके पास पानी के अंदर, और एक प्लेट ये है आपके पास पानी के अंदर। पानी हो या कोई भी फ्लूइड हो, मेरे मुंह से बार बार पानी निकल रहा है बिकॉज पानी को हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड लेके चलते हैं। और इनके बीच का अगर थिकनेस जो है आपका टी है, या बीच का डिस्टेंस अगर टी है आपका, इस वाले केस में जो आपका हाइट होगा 4 की जगह 2 आ जाएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू टी हो जाएगा। तो ये है आपका पैरेलल प्लेट्स का कंसेप्ट, आपका पैरेलल प्लेट्स। अगेन मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने इसका डेरिवेशन किया सेम इसका भी वैसे डेरिवेशन होता है, ठीक है ना, मैं उसका डेरिवेशन नहीं कर रहा, बस आपको बता रहा। क्लियर। तो यहाँ पे भी जो आपका यहाँ तक जो आपका फ्लूइड चला जाएगा, इसकी जो हाइट होगी आपके पास ये निकल करके आ जाएगी 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू टी। आई होप यहां तक आप लोग को सबको क्लियर हुआ होगा। सबको क्लियर हुआ है तो एक बार थम्स अप शो कर दीजिएगा फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शो में थम्स अप फटाफट, कमेंट सेक्शन में थम्स अप शो कर दीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते। अब जरा बात करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। सुन, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ऊपर काफी लंबा लेक्चर आज का हो चुका है। एक बार टाइम भी देख लेता हूं मैं, कितना टाइम हो गया। ऑलमोस्ट आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है, आधे घंटे का लेक्चर काफी है। ठीक है,
अब एक काम करेंगे, अब मैं आऊंगा आपके सामने पार्ट नंबर 3 में, फ्लूइड प्रॉपर्टीज में, जिसमें हम लोग विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात करूंगा, रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड्स के बारे में बात करूंगा, और जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है वो आपका पार्ट नंबर 3 में आपका फिनिश हो जाएगा। और जो भी बच्चे मेरे सेशंस को देखते हैं, मेरे इस चैनल को जो है लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। नया चैनल है, मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाता बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्ट्रेंट्स, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलता है ट्राई टू अपलोड द वीडियोस टाइम निकाल करके। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी आप अपना डाउट जो है डाल सकते हैं, ठीक। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे हम लोग पार्ट नंबर 3 में, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।